नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो मैं उसका ओरिजिनल पेपर आपको कराने वाला हूं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो दोस्तों पेपर है ये आपका 2022 में हुआ था, ठीक है। इसमें आपके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको मैं 25 क्वेश्चन कराने वाला हूँ GS के, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन बचे जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। तो दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। तो जो ये क्वेश्चन पेपर है आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। मैं आपको केवल हिंदी का वर्जन करवाऊंगा, बाकी आप राइट हैंड साइड में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है। तो यदि आपको इंग्लिश वर्जन देखना है तो आप यहाँ इस क्वेश्चन को यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी मैं हिंदी में करवाऊंगा पेपर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करें। यानी जो हमारे जितने भी सेक्टर हैं, यानी हमारे जितनी भी पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है, ठीक है। फिलहाल तो पंचवर्षीय योजना की जगह अब नीति आयोग आ गया या योजना आयोग आ गया, ठीक है। योजना आयोग करता था पंचवर्षीय योजना लागू, अब नीति आयोग आ गया। तो हमारे जितने भी कार्य होते हैं उसको 3 सेक्टरों में बांटा गया है। सबसे पहला होता है आपका प्राथमिक सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर जिसे कहते हैं। दूसरा होता है आपका होता है द्वितीय सेक्टर यानी जिसे कहते हैं सेकंड सेक्टर। और थर्ड आपका होता है तीसरा सेक्टर यानी जिसे कहते हैं तृतीय सेक्टर। अब सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है यानी जिसे कहते हैं प्राथमिक गतिविधियाँ जो हमारी होती हैं, इसमें आपका कृषि से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, जैसे कि आपका कृषि करना हो गया, खनन करना हो गया, आपका बुनाई हो गया, मत्स्य पालन हो गया, इत्यादि जो चीज़ें होती हैं ये आपकी प्राथमिक सेक्टर में आती हैं, ठीक है। खनन इसमें नहीं आता। यानी कृषि से रिलेटेड जो भी काम होते हैं आपके ये प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। दूसरा जो आपका सेक्टर होता है सेकंड सेक्टर, इसमें आपके औद्योगिक गतिविधियाँ आती है, जैसे कि खनन करना यानी यूरेनियम की खोज करना, या आपका कोयले का निर्माण करना, या CNG गैस की खोज करना, पेट्रोल को निकालना, कच्चे माल को। तो इत्यादि जो ये गतिविधियां ये आपकी आती है द्वितीय सेक्टर में, जिसे सेकंड सेक्टर कहते हैं। तीसरा जो दोस्त होता है इसे कहते हैं थर्ड सेक्टर। इसमें जो गतिविधियां आती है जैसे आपका बैंकिंग हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, यानी जितनी भी सर्विस होती हैं, यानी जो सेक्टर सेवा प्रदान करता है उसको तीसरा सेक्टर यानी थर्ड सेक्टर में रखा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। पहले सेक्टर में आपका कृषि से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उसको प्राथमिक सेक्टर में रखते हैं। दूसरे सेक्टर में जो आपकी औद्योगिक गतिविधियाँ होती हैं, जहाँ पे उद्योग वगैरह लगाए जाते हैं, कुछ कच्चा माल होता है उससे उसको आगे उसको रिफाइनरी वगैरह करके उससे प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, ये होता है आपका दूसरा सेक्टर। तीसरे सेक्टर में क्या होता है, जो भी सेवाएं होती हैं, जो भी सर्विस होती हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, तो ये आते हैं आपके तीसरे सेक्टर में। तो आई होप जो भी जानकारी मैंने आपको बताई, इसके बाद यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसकी पहचान कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका ये पूछा गया निम्नलिखित में से प्राथमिक गतिविधियों की पहचान करें। तो प्राथमिक गतिविधियां कौन सी हैं? सबसे पहला तो आपका है मत्स्य पालन, यानी मछली का पालन करना, ये आपकी प्राथमिक सेक्टर में आएगी क्योंकि ये भी आपकी कृषि से रिलेटेड है, यानी एक तरह से प्राकृतिक गतिविधि आप इसे कह सकते हैं। दूसरी है बुनाई भी आपका कृषि से रिलेटेड है। तीसरा आपका कृषि हो गया। जो आपकी चौथी गतिविधि है खनन, ये आपकी किस में आएगी, ये आपके दूसरे सेक्टर में आएगी, यानी आएगी आपका सेकंड सेक्टर में। तीसरा जैसा कि मैंने आपको बताया ये पांचवा यानी बैंकिंग किस में आती है, बैंकिंग की सेवाएं आती है, ये आती है थर्ड सेक्टर में, यानी ये सर्विस सेक्टर कहते हैं इसे। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ABC। तो जो इसका करेक्ट आंसर वो आपका है CAB, ठीक है। चौथा आंसर आपका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूची 1 को सूची सेकंड के साथ हमें मैच करना है। मोमबत्ती, बल्ब, सितार, लाउड स्पीकर। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मोमबत्ती की। मोमबत्ती क्या करती है, विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में चेंज नहीं होती। क्या होती है, यांत्रिक से ध्वनि में, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश में। तो मोमबत्ती क्या होती है दोस्तों, मोमबत्ती जो आपकी होती है ये आपकी रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी जब उसमें मोमबत्ती को जलाया जाता है तो उसमें एक रासायनिक क्रिया होती है, उसको रासायनिक क्रिया कहते हैं। रासायनिक क्रिया जब होती है उससे क्या होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी रासायनिक क्रिया से वो प्रकाश ऊर्जा में चेंज होती है। तो मोमबत्ती यानी ए का आंसर आपका थर्ड है, ठीक है। अब बात करते हैं बल्ब की। बल्ब क्या करता है, यानी विद्युत ऊर्जा होती है उसमें,
जब उसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है बल्ब में तो क्या करते हो, प्रकाश उत्पन्न करता है बल्ब। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी का फर्स्ट। इसका सितार, सितार क्या होता है, सितार भी एक तरह से विद्युत ऊर्जा होता है, ठीक है। यानी सितार जो है आपका है ये क्या होता है, सितार इसमें विद्युत का कोई यूज नहीं होता, ठीक है, ये एक तरह से यांत्रिक होता है, ठीक है। यानी सितार क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका करेक्ट आंसर सी का दूसरा है और डी का चौथा है, क्योंकि लाउड स्पीकर क्या करता है, ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, यानी ए का तीसरा, बी का फर्स्ट। अब यहाँ देख लेते, ए का तीसरा, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ, यानी करेक्ट आंसर इसका तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों, सूची एक को सूची के साथ, सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। अब इसमें हमें दे रखे हैं संगठन के नाम, ये दे रखे हैं हमें, और यहाँ पे हमें दे रखा है इनका मुख्यालय। ये संगठन है और इनका मुख्यालय है, यानी जो ये संगठन है इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, जो नाटो का मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे, ब्रुसेल्स में, यानी ए का है फोर्थ, ठीक है। इसके बाद सार्क का जो मुख्यालय, सार्क क्या है, एक एशियन देशों का एक समूह है, ठीक है, व्यापारिक समूह है। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो यहाँ पे आपको दो मिल गए, ए का चौथा और बी का तीसरा। अब ए का चौथा, बी का तीसरा यहाँ पे। इसके बाद है ओपेक, इंटरपोल, ठीक है। जो आपका ओपेक या इंटरपोल है, इसका जो मुख्यालय सी का, ये आपका लियोन्स में है, ये, यानी इसका करेक्ट आंसर आपका। और ओपेक का जो मुख्यालय दोस्तों ये आपका वियना में है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, तीसरा। इसका आप स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया AEPS से आशय है, यानी जो आपका AEPS होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एशियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। दूसरा दे रखा है अफ्रीकन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। तीसरा अरब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। आप चौथा आपका आर्कटिक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी। तो दोस्तों जो AEPS होता है इसका करेक्ट आंसर होता है आपका एशियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी, यानी करेक्ट आंसर आपका 1 है चौथे का, ठीक है। इंग्लिश में आप देख सकते हैं AEPS स्टैंड फोर्स, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई तो इसका करेक्ट आंसर 1 है। इसके बाद है निम्नलिखित दिए गए में से विलुप्त संख्या का चयन कीजिए। जो आपके ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे गए आपके GS के, रीजनिंग के अंदर GS का क्वेश्चन पूछे गए आपसे, ठीक है। तो मैं आपको बस GS के क्वेश्चन कराऊंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य ओब्लिक संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। अब सबसे पहले चीज तो जो आपका एक ये शब्द आया जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व कहते किसे हैं, सबसे पहले आप ये समझिए। जनसंख्या घनत्व का अर्थ ये होता है कि 1 किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा सबसे अधिक है, किसी राज्य का बहुत कम है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 किलोमीटर में जिस राज्य में जनसंख्या अधिक रह रही है, मान के चलिए कि 1-2 स्टेट की बात करते हैं, एक दिल्ली की बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं गोवा की। जो आपका दिल्ली है, ठीक है, इसमें 1 किलोमीटर में रह रहे हैं हजार लोग इसमें रहते हैं 1 किलोमीटर में, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा हो गया गोवा, गोवा में 1 किलोमीटर में रहते हैं केवल 100 व्यक्ति, तो जनसंख्या घनत्व तो किसका है, दिल्ली का अधिक है, ठीक है, और गोवा का क्या है, कम है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि किस राज्य का या संघ क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व अधिक है, तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, और इससे भी अधिक जनसंख्या घनत्व है मुंबई का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय मानव रिपोर्ट, यानी भारतीय राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस राज्य का मानव विकास सूचकांक यानी HDI, यानी इसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स उच्चतम यानी सबसे अधिक है। यानी वहाँ पे मानव विकास सूचकांक ये दिखाता है कि ये स्टेट सबसे आगे चल रहा है, यानी यहाँ पे जो इसकी प्रति व्यक्ति आय है या ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा है, उसका बहुत ही अच्छा स्तर पे है। तो सबसे अधिक जो दोस्तों है वो आपका केरल का, ये आपको पता भी होगा। सबसे अधिक जो साक्षर व्यक्ति पाए जाते हैं वो केरल में ही पाए जाते हैं। केरल सबसे बड़ा राज्य है भारत का साक्षर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से कार्य आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं, यानी आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं का मतलब है ऐसे कौन से कार्य हैं जिसमें आपराधिक विधि होती है। तो आप देख सकते हैं
और आप इसका आंसर स्वयं से भी कर सकते हैं। चोरी करना एक आपराधिक क्रिया है, ठीक है। तलाक के मामले ये आपका हो गया, हत्या हो गया, उत्पीड़न हो गया, ये आपके जो हैं ये आपके आपराधिक विधि का उल्लंघन करते हैं। किराया संबंधी मामले, तलाक के मामले को भी रखा जा सकता है, लेकिन ये जो है चोरी है, हत्या, उत्पीड़न है, ये तीनों मेन है, ठीक है। ADE इसका करेक्ट आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, तो ये भी मैं आपको नहीं कराऊंगा। इसके बाद भी जितने जीके के मैं आपको जीके के ही कराऊंगा सारे। अब क्वेश्चन नंबर 12, PURA से आशय क्या है? यानी PURA स्टैंड्स फॉर, यानी जो PURA है ये क्या है, यानी इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर। ये डी नहीं है, ये गलत आंसर है इसका। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रिमोट एरियाज, ठीक है। PURA का ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रधानमंत्री जन धन योजना डैश में शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट की गई थी? 15 अगस्त 2014 को, ये आपको याद रखना। 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत की गई थी इसकी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 2016 में। ये जिसने भी पेपर दिया इसका गलत आंसर है, ये सारे ऑप्शन गलत हैं इसके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ये तो आपके 2016 में स्टार्ट की गई थी, दिसंबर 2016 में। इसके बाद पूछा गया उत्तरी भारत में शीतकाल में बरसात होने का मुख्य कारण क्या है? यानी उत्तरी भारत में जैसे आपका जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर भारत में आते हैं। तो उत्तर भारत में शीतकाल में बरसात होने का, यानी जब शीतकाल पड़ता है, जब ठंड का मौसम स्टार्ट होता है, तो उस टाइम में जब बरसात होती है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी, काल वैसाखी, पश्चिम विक्षोभ, आगे की ओर बढ़ता मानसून, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर है। इसका पूछा गया है मानसून पूर्व की जिन बौछारों से आम जल्दी पक जाते हैं उन्हें आम्र बौछार कहा जाता है, ये डैश में होती हैं। यानी मानसून जब आती है स्टार्टिंग में, तो उसकी जो हल्की हल्की बारिश स्टार्टिंग में होती है तो उसे कहते हैं आम्र बौछार। उससे जो होते हैं आम वगैरह पक जाते हैं। कहाँ पे पकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट आंसर है इसका। उत्तर प्रदेश और बिहार में इससे आम पक जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया यूएनओ द्वारा वर्णित SDG की सही संख्या चुने। SDG जो होता है आपका साधारणीय विकास लक्ष्य, इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 है 12। इसके बाद पूछा गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपग्रह हैं? यानी भारत की सैटेलाइट आपसे पूछी गई कौन कौन सी है। तो भारत की सबसे पहले सैटेलाइट मैं आपको बताता हूँ एजुसेट है, एजुसेट आपकी है, ठीक है। इसके बाद है आपका इनसेट है, कल्पना है, ठीक है, ये आपकी, और इसके बाद है आपका IRS, ये आपकी जो भारत की सैटेलाइट से वो है। स्पुतनिक जो है ये रशियन की साइट है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ABC और E, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी थीमों और शैलियों का डैश थीमों और शैलियों के साथ मिश्रण है। तो जो आपकी मुगल शैली थी ना, इसमें जो चित्रकारी वगैरह होती थी, तो इसमें जो मिक्सअप पाया जाता है दोस्तों, ये आपका पाया जाता है अरबी और अफ्रीकी का, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि जितने भी मुगल थे सारे अरबी थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया पृथ्वी की सतह पर ठंडी वायु की एक परत के ऊपर उष्ण वायु की एक परत हो सकती है, यह डैश कहलाता है। तो इसको कहते हैं उपयुक्त सभी, ठीक है। यानी करेक्ट है आपके सारे आंसर, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब कुछ कहते हैं। इसका पूछा गया उनके प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर प्रजातियों का परिरक्षण डैश कहलाता है। यानी प्राकृतिक निवास स्थान से बाहर, यानी जैसे आदिवासी हैं, आदिवासी रहते हैं जंगलों में, यदि वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तो उनको जो संरक्षण दिया जाता है, परिरक्षण या संरक्षण जो उन्हें दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2,
यानी स्थानिक संरक्षण और दूसरा स्थानिक संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट आंसर है। इसका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 में जलमंडल, भूप्रपट्टी मंडल और रेडिएंट ऊर्जा ये क्या क्या होती है। ठीक है, यानी इनको आपकी सूची से मैच करना है कि कौन सा किसका करेक्ट आंसर है। तो जो आपका जलमंडल होता है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा भूजल, सतह जल। ठीक है, भूप्रपट्टी मंडल जो आपका होता है दोस्तों, ये आपका होता है मिट्टी और चट्टान। और तीसरा जो है आपका रेडिएंट ऊर्जा, ये होती है आपकी रेडियो तरंग और एक्सरे। यानी पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, पहले का तीसरा, दूसरे का, ये आपका करेक्ट आंसर है। तापीय ऊर्जा आपकी उसमें होती है। ठीक है, इसके बाद पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1857 विद्रोह के मुख्य नेताओं की पहचान करें। यानी 1857 के विद्रोह में कौन कौन से नेता थे। तो सबसे पहले दोस्तों नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का। ठीक है, तात्या टोपे और नाना साहेब, यानी BDE करेक्ट आंसर है आपका। 1857 के विद्रोह के समय रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहेब। ठीक है, बिरसा मुंडा तो अलग से झारखंड में, और ज्योतिबा राव फुले तो ये बहुत पहले इन्होंने प्रथा वगैरह स्टार्ट करी थी, उसका है। इसका पूछा गया भारत में पाया गया इनमें से प्राचीनतम मंदिर कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर कौन सा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी लिंगराज मंदिर भारत का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं का सही संयोजन है। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं अंग्रेजी, फ्रेंच और इटालियन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका तीसरा ही है, करेक्ट आंसर एकदम। फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन जो भाषा है ये आपकी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाएं हैं, यानी जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके बाद भी क्वेश्चन है जीके के, मैं आपको दिखा देता हूँ ये रहे। ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।